हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 11 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं। जिससे पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट कन्विक्शन को असाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कंटेम्प्ट कन्विक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसके ऊपर कहा है कि ये जो कंटेम्प्ट कन्विक्शन है या जो कंटेम्प्ट का प्रोविजन है, इसको जजेस को ऐसा पर्सनल आर्मर नहीं इस्तेमाल करना है। यहीं पे आपको मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताऊंगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा, सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में बताऊंगा और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट ने ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स जब इशू किए या फिर जो एलोकेट किए तो उसमें जो प्रोटेक्टेड मैरीन एरियाज थी उसको एक्सक्लूड कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है ये बात किसके ऊपर कर रहा है? पहली बात तो ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक से बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे किसका आएगा? दो तीन आपकी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं। पहला क्या है? UNCLOS, दूसरा क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा और उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज है वो भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आर्टिकल में बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे कुछ स्टेट्स में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या दिक्कतें फेस करने को लग रही हैं या लोगों को लग रहा है कि इससे दिक्कत हो सकती है, वो भी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रुकफील्ड इंडिया ने रीट अपना सब इशू किया था। अब रीट क्या होता है आपको मैंने कई बार रीट इनवीट के बारे में बताया। अगर नहीं भी पता है मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा रीट इनवीट क्या होता है, किस तरीके से ये एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम करता है और कंपनी पैसा लेती है। ठीक है, तो जो ब्रुकफील्ड इंडिया ने अपना रीट इशू किया था तो वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब ये फाइनेंशियल आर्टिकल है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि इससे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपकी मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है वो कैसे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हरियाणा के डॉक्टर्स ने स्ट्राइक को इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है डिस्पाइट दिस ESMA एक्ट। अब यहाँ पे आपको मैं एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बताऊंगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी अक्सर कोई भी एक्ट दे देगा और बोलेगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस एक्ट। तो ये अभी न्यूज में चल रहा है, इस वजह से मैंने ये एक्ट लिया और चांसेस आर हाई कि इस तरह के एक्ट से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्या क्या कंजर्वेशन चैलेंजेस हैं और क्या स्लो प्रोग्रेस है जो आपके वेस्टर्न ट्रैगोपॉन है। अब ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन आपको दिख रहा है, ये क्या एक बर्ड टाइप आपको दिख रहा है? यहां पे आपको मैं समझाऊंगा इनका क्या हैबिटेट है, क्या क्या इनके कंजर्वेशन के चैलेंजेस हैं, उसमें क्यों प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब आप नोटिस करोगे GS 323 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ना डाल के यहां पे आ गया ये, बट आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर लीजिए। कह रहा है कमेंट ऑन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन रामसर साइट। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये बात कर रहा है एक्सक्लूडेड प्रोटेक्टेड मैरीन एरियाज। तो जो प्रोटेक्टेड मैरीन एरियाज होती हैं उसमें कुछ आपको रामसर साइट्स भी दिखेंगी, तो उन पॉइंट्स को आप मेंशन यहां पे कर सकते हो। आपके लिए एज अ हिंट या फिर आपके लिए एज अ एड ऑन पॉइंट काम कर सकता है इस आर्टिकल में, जो की फैक्ट्स होंगे आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल समझाने से पहले आप अगर ध्यान दोगे ये आर्टिकल इतना सा है, लेकिन इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है पहले आपको वो समझाता हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक कंटेम्प्ट कन्विक्शन पहुंची थी। अब ये बताने से पहले आपको मैं पूरा केस बता देता हूं। तो एक बॉम्बे की महिला थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जजेस थे उनको एज अ रेफर कर दिया डॉग माफिया। ठीक, अब ये जो चीज हुई है तो इसकी वजह से जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उन्होंने कहा कि भैया ये जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और उसको 1 वीक का इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अब जब ये हो गया तो बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब बात पहुंची तो उनका जस्टिस विक्रम नाथ की जो बेंच थी उन्होंने इस चीज पे कहा कि भाई महिला ने चलो कहा तो, लेकिन उसने अपनी जो अनकंडीशनल रिमॉर्स भी एक्सप्रेस किया है और ये चीज को इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो पावर ऑफ कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट जुडिशरी को दी गई है, ये कोई शील्ड नहीं है जजेस के लिए कि पर्सनल वो अपना कोई सेल्फ या एक साइलेंस क्रिटिसिज्म है। अगर कभी कोई साइलेंस क्रिटिसिज्म दे रहा है कोर्ट को, दैट डज नॉट मीन कि वो आप एकदम उसको ईगो पे ले लोगे और अपना कंटेम्प्ट जितने भी होंगे उन सबको बोल दोगे या फिर इशू कर दोगे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि अगर कंटेम्प्ट कन्विक्शन हो रहा है या पावर ऑफ कंटेम्प्ट यूज हो रही है तो उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि भैया जो फॉरगिवनेस है, और अगर कभी किसी ने कुछ गलत कहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, तो जस्टिस सिस्टम का ये हिस्सा है कि भैया आप उसे माफ करिए, उसको जाने दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो सेक्शन 12 है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया था एसएन सान्याल कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उसमें जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है? वो कहता है भैया जो कोर्ट है वो पनिश भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए और रेमिट भी कर सकते हैं पनिशमेंट, अगर एक बार गिल्ट एस्टैब्लिश भी हो चुका है। तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का सहारा लेके 1 वीक की इंप्रिजनमेंट तो दे दी, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जब एंटर हुआ उसने कहा भैया हमारे पास भी पावर है भाई, आपने पनिशमेंट दी, हमने रेमिट कर दी पनिशमेंट। साथ ही साथ ये चीज हाई कोर्ट को बोली गई भैया आपने बहुत जल्दी सुयो मोटो कॉग्नाइजेंस ले लिया है और इतना जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। और ये चीज क्या शो करती है? ये एक तरीके से जुडिशरी में एवोल्यूशन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो बार बार वर्ड्स आते हैं जुडिशरी में, कई बार ये चीज सुनने को मिलेगी जजेस ने कंटेम्प्ट डाल दिया। तो कंटेम्प्ट का मिसयूज ना हो तो ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 12 में आप दोनों पढ़िएगा, पनिशमेंट की भी बात हो रही है और जरूरी नहीं है कि अगर कभी कोई गिल्ट किया है, अगर वो माफी मांग रहा है तो उसको रेमिट भी करिए, जरूरी नहीं है कि भैया आप उसको एज अ लेसन बनाने की कोशिश करो। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा सीजीआई के ऊपर जब ये आपने सुना था कि बोलते हैं ना जूता फेंकने की भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो वहां पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ही जस्ट सेड कि नहीं ठीक है लेट इट बी। उन्होंने उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन बाकी लोगों ने उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत को बोला कि ये एक एज अ लेसन साबित होना चाहिए कि आगे चल के फ्यूचर में कभी कोई ऐसा ना करे। बट अगेन वो विजडम के ऊपर था, उन्होंने अपने विजडम का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नहीं जाने दो इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो हायर पोस्ट पे बैठे हुए थे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट के ऊपर। तो जो कंटेम्प्ट होता है वो 2 टाइप का। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली आपकी आज्ञा ना मानना किसी भी तरीके से, ठीक है। एक तो सिविल कंटेम्प्ट होगा, दूसरा क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। एक बहुत ब्रॉड मीनिंग होती है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट के ऑर्डर का विलफुल डिसओबीडियंस कर दिया जाए, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और लोग बोले भैया हम जो है इस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ये सिविल कंटेम्प्ट होगा, मतलब सिविल केसेस में जाएगा जनरली। व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट? क्या होगा इसमें? क्या होगा कि अगर जो कोर्ट है उसको स्कैंडलाइज किया जाता है, उसकी अथॉरिटी को लोअर किया जाता है, तब ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है अगर उसमें कोई इंटरवेंशन करेगा तब वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। अगर जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तब वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कहां से देखा जाता है? आप बोलोगे सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के एक एक्ट लाया गया था 1971 में। कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं पे मेंशन नहीं है। यूपीएससी में अक्सर लिख देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। एचएन सान्याल कमेटी बनी थी 1961 जिसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आगे चल गया है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी। अब एक अगर बेसिक चीज समझोगे वो है 22 का पेपर। देखिए आप क्या पूछा गया क्वेश्चन में? अंडर द रिपोर्ट ऑफ एचएन सान्याल कमिटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वॉर पास्ट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्व्स। क्या ऐसा है? आप सोच के देखिए, आपको मैंने कई बार ये चीज बता रखी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या अर्थ होता है। यहां पे क्या कह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या पावर है या नहीं है, आप दिमाग लगाइए। आपको मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के बारे में बेसिक डिटेल दी है। अगर आप यहां पे दो डिस्कोर क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिख रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कहीं पर भी अगर आपको 2 बार इस तरीके से चीजें दिख रही हैं, आपको देखने को लग रहा है यहां 1 तो ठीक दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पे नोटिस करो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सेम वर्ड से सेम थीम से स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी 2 स्टेटमेंट एक साथ सही होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और ये जरूरी नहीं है पॉलिटी में ही काम होगा, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग तरीके से काम होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही है, क्योंकि आपको अभी बताया सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है। वहीं बात करो इंडिया, पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपका
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सही है तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 4 दोनों सही होगा। आपको एक बात पता होगी, जैसे रीजनिंग में आप क्या पढ़ते हो, 1 इज राइट तो 2 इज ऑल्सो राइट। तो अगर 1 को आप सही कर रहे हो तो ये जो कोर्ट में एक्ट आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये कहाँ आया होगा, पार्लियामेंट में तो आया होगा। अगर पार्लियामेंट में आया तो पार्लियामेंट के पास पावर भी तो होगी, तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है, गवर्नमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने ESMA इन्वोक किया ताकि ये जो स्ट्राइक लगाई गई है डॉक्टर्स के द्वारा वो पूरी तरीके से खत्म की जा सके। अब हुआ क्या, यहाँ पे 3000 तक के जो डॉक्टर हैं, अराउंड 3000 डॉक्टर्स थे, उन्होंने OPD को शट डाउन कर दिया। इमरजेंसी मतलब जो इमरजेंसी वार्ड था, पोस्टमार्टम सर्विस, उन सबको उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक पे चले गए। अब स्ट्राइक जो थी वो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा लेड की जा रही थी। उनका मेन चीज़ क्या है, उन्होंने कहा था जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स का, उस चीज़ को पूरी तरीके से स्क्रैप करिए, क्योंकि उनको लग रहा है डॉक्टर्स को कि यहाँ पे प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। तो जो आपकी जो हरियाणा डॉक्टर्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम, मेन चीज़ यही आ रही है। उनका कहना है कि भाई आप अगर किसी भी इंसान को प्रमोट कर दोगे डायरेक्टली ला करके यहाँ पे, तो जो इंसान एक्चुअल में एलिजिबल है उस चीज़ को लेकर के, जो बोलते हैं पीछे की पोस्ट से 1 by 1 हायरार्की में आ रहा है, तो उसको नहीं मिल पाएगी अपॉर्चुनिटी। उनकी की डिमांड यही है, अगर आप ध्यान दोगे उस चीज़ के ऊपर। तो अब ये तो आपको मैंने ओवरऑल समझा दिया कि यहाँ पे क्या है, एक स्ट्राइक स्टार्ट की गई है और उनकी डिमांड क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर आप देखो इन्वोक कर दिया ESMA। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल लेने का मेन कारण क्या है, मेन कारण है ESMA समझाना आपको। अब मैं आपको अगर ESMA समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, ये कभी भी इन्वोक किया जाता है तो ये इंश्योर करता है कि ऐसा एक्ट है जिसमें ये इंश्योरेंस या फिर ये एश्योरेंस की जाती है कि अनइंटरप्टेड डिलीवरी हो एसेंशियल सर्विसेज की, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की। हेल्थ केयर की बात हो रही है तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ESMA लेकर के आई। साथ ही साथ गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि स्ट्राइक्स को बैन कर दे, पर्टिकुलरली एसेंशियल सर्विसेज की। ठीक है, अगर यहां पे स्ट्राइक्स चल रही है तो गवर्नमेंट के पास अधिकार होगा कि वो उसको बैन कर दे। साथ ही साथ ये चीज अप्लाई होगी सर्विसेज पे, उन सब सर्विसेज पे जिसका डिस्ट्रप्शन इंपैक्ट कर सकता है पब्लिक सेफ्टी को, हेल्थ को और नॉर्मल लाइफ को। यहां पे पेनल्टीज लगाने की बात की गई है। अब ये कब इंप्लाई किया जाएगा, इसका कब यूज होगा, तो जब कभी जो आपके ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एसेंशियल सेक्टर्स कहे जाते हैं, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं और उस स्ट्राइक की वजह से पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट इन्वोक करके यहाँ पे उस चीज़ को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। अब सवाल उठता है यूपीएससी कैसे पूछेगा, तो आपसे वो कोई एक ऐसी सर्विस लिख देंगे यहाँ पे जो कि होगी ही नहीं एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के अंदर में, और आपको वहीं पे एक ट्रैप सामने आ जाएगा, क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़ लो पॉलिटी की, वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये सब बहुत ही डायनेमिक टॉपिक हैं जो समय के साथ अपग्रेड हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सेंटर ने या फिर गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि भैया हम लोग ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स को अब क्राफ्ट आउट करेंगे। अब क्राफ्ट आउट करेंगे, लेकिन उसमें से जो आपकी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब वर्ड समझो, ऑफ शोर माइनिंग ब्लॉक्स। ऑफ शोर मतलब क्या है, जो शोर का एरिया है उससे हट के, मतलब बेसिकली सी की बात हो रही है, सी के अंदर जाके माइनिंग होगी, और जो माइनिंग होगी वो उन्हीं एरियाज में होगी जो कि आपके मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, इनको अलग कर दिया गया, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया अप्रॉक्सिमेटली 23 ऑफशोर ब्लॉक्स, जिसमें 13 सैंड ब्लॉक्स हैं, 3 लाइम मड ब्लॉक्स हैं और 7 पॉलीमेटालिक नोड्यूल। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी ने कई बार इससे कनेक्टेड पॉइंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रखा है। अब जब गवर्नमेंट ने ये 23 ऑफशोर ब्लॉक्स को अनाउंस किया तो इस प्रपोजल से ट्रिगर हो गया केरला में प्रोटेस्ट। उनका कहना है भैया फिशरमैन का कि वहां पे मैरीन लाइफ, जो फिश का स्टॉक है वो डिप्लीट हो सकता है। साथ ही साथ केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है इस माइनिंग, ये जो ब्लॉक्स को एलोकेट किया गया है इसके अगेंस्ट में। अभी तक कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं की गई है ऑक्शन प्रोसेस में, लेकिन अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है गवर्नमेंट ने ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स को बना दिया है, कंफर्म कर दिया इस चीज़ को, ताकि माइनिंग की जा सके इन 3 जो पार्ट्स मैंने आपको समझाए। अब यहाँ पे मेन की पॉइंट्स क्या है, तो उसमें पहली चीज़ क्या है, ऑफशोर माइनिंग क्या होती है। ऑफशोर माइनिंग मतलब क्या होता है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना सी बेड से, जनरली डीप और शैलो कोस्टल वाटर से। इसमें अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जो कि टारगेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड की बात की गई, लाइम मड की बात की गई। तो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पर्टिकुलरली मिनरल्स का, तो इस
वजह से ज़रूरी हो जाता है कि उसकी सप्लाई कंटिन्यूस रहे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ऑफशोर माइनिंग करने का प्लान किया है। तो अब सवाल उठता है, ये ऑफशोर माइनिंग कैसे इम्पैक्ट कर सकती है एनवायरनमेंट को और लोगों को। तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, जैसे यहाँ पे कोरल रीफ होगी, सी ग्रास होगी। अब जब सी ग्रास की बात हो रही है तो सी ग्रास कौन खाता है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे, आपने सी काऊ के बारे में सुना होगा। आप सी काऊ को याद करोगे तो क्या है, वो मैरीन हर्बीवोरस मैमल है। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा याद करोगे, डुगोंग का नाम सुना होगा। अब डुगोंग क्या करता है, डुगोंग ये बहुत ही बड़ा एक मैमल होता है, मैमल है, मैरीन मैमल है, दैट मीन्स क्या है, ये लाइव बर्थ देता है पर्टिकुलरली, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, हर्बीवोरस है। इसी के ऊपर यूपीएससी ने 2 पीवाईक्यू पूछे हैं, एक बार स्ट्रेट अवे डुगोंग के ऊपर पूछा गया है, एक बार बोला गया सम मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ऐसे करके पूछा गया स्टेटमेंट में डाल के। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए बेसिकली। अब क्या इंपैक्ट हो सकता है, फिश स्टॉक में डिक्लाइन हो सकता है, कोस्टल इरोजन हो सकता है, जो मैरीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, और जहां भी माइनिंग होगी वहां पे वो डिजास्टर प्रोन बन सकता है, वहां पे डिजास्टर आने के खतरे ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्यों चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल चाहिए रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, उसमें बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब वहां पे इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्योंकि मेंस में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहां पे जरूरी हो जाता है कि आप इन की पॉइंट्स को अच्छे से समझ के चलिए। तो पहली चीज क्या है, क्योंकि यहां पे उनको लग रहा है जो मैरीन इकोलॉजी वो काफी रिस्क पे है, फिशरमैन की इनकम और कोस्टल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रिस्क पे है। दिस इज द रीजन ये चीज केरला अपोज कर रहा है, ठीक है। चलो अब आप देखिए, यहीं पे बात हो रही है UNCLOS के बारे में। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, मतलब बेसिकली यूनाइटेड नेशन में एक कन्वेंशन बनाया गया अलग अलग कंट्रीज को ला करके, ये लॉ ऑफ द सी कहा जा रहा है, मतलब सी के लिए एक लॉ बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क बना देना जिससे यूज, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन हो सके ओशियन रिसोर्सेज का। तो यहां पे जब ऑफशोर माइनिंग हो रही है तो क्या ओशियन रिसोर्स के एक्सप्लोरेशन की बात नहीं हो रही, तो क्या UNCLOS नहीं आएगा यहाँ पे। साथ ही साथ मैरिटाइम बाउंड्रीज और राइट्स को भी ये डिफाइन करता है, जैसे टेरिटोरियल वाटर का कहां तक है, 12 नॉटिकल माइल्स। इस तरह से की पॉइंट्स आप ऐसे पढ़ सकते हैं। कंटीजियस जोन क्या होता है 24, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अब यहाँ पे हाई सीज जो होता है ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हर एक कंट्री के लिए ओपन होता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है। अब इसी से कनेक्टेड एक पॉइंट होता है विच इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। व्हाट डज दैट मीन, ये रेगुलेट करती है डीप सी की माइनिंग, मतलब जो लाइसेंसेस होते हैं वो कौन देता है अगर डीप सी में माइनिंग करनी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इस लाइसेंस को देती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी काफी ज्यादा मदद करती है, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। मतलब जो लॉ ऑफ द सी, ये जो कन्वेंशन है, अगर यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए अगर किसी एक पार्टी को दिक्कत है तो वो जा सकता है इस ट्रिब्यूनल में बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। इंडिया ने रेटिफाई किया है UNCLOS को 1995 में, ताकि पीसफुल यूज हो सके ओशियन का और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, सॉवरेनिटी राइट बैलेंस हो सके और कॉमन हेरिटेज जो है इसका प्रिंसिपल ये पूरी तरीके से अपहोल्ड किया जा सके इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखिए 2021 का क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंसेस। देखिए पॉइंट लिख दिया इन्होंने एज इट इज, तो आपको अभी मैंने बताया ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करती है, ग्लोबल ओशियन कमीशन नहीं करती है। तो 1 यहां पे गलत हो जाएगा, आप डायरेक्टली 2, 3 पे पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी आप पढ़िए, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही जेनरिक दिखेगा। इंडिया हैज रिसीव्ड, आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन टैग डालिए, क्या इंडिया ने रिसीव नहीं किया है। हर एक स्टेटमेंट के बाद आप अपने हिसाब से WWH करिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब क्वेश्चन टैग डालोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या ये है, अच्छा है तो और कैसे है, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर देखिए 2022 का क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग UNCLOS के बारे में पूछा गया है। अ कोस्टल स्टेट हैज राइट टू एस्टैब्लिश ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। क्या नहीं है, सोच के देखो। द शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक एंजॉय राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। क्या नहीं है, ऑब्वियसली है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रिक अपने दिमाग में आप रख सकते हो, कभी भी
कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड को इशू करती है और वो स्टैंडर्ड किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा, तो यूपीएससी ने अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है तो उसके हाई चांसेस हो जाते हैं सही होने के। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही सही होगा, बट हाँ, अगर वो स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म है, वो एप्लीकेबल टू ऑल है, तब वो सही हो जाएगा। यूपीएससी ने ऐसे एक बार डब्ल्यूएचओ के ऊपर बोला था कि भैया डब्ल्यूएचओ ने कौन सी आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें क्या पॉल्यूटेंट्स का लेवल रखा है, तो वो सही है। वहां पर उन्होंने ये पॉइंट को स्ट्रेट अवे सही रखा है। तो ये तरीका है जो अपने दिमाग में आप बैठा सकते हो। 24 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उन क्लॉज के ऊपर पूछा गया। एक बार आप पढ़िएगा, आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है सैंड के बारे में। सैंड क्या है? सैंड के अगर यहाँ पे माइनिंग की जाएगी डीप सी में, तो आपको पता होना चाहिए वो माइनर मिनरल कैटेगरी में आता है। अब जब माइनर मिनरल कैटेगरी में आ रहा है तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957, ठीक है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया। अब 2019 में देखिए सैंड के ऊपर क्वेश्चन है, सैंड इज माइनर मिनरल, है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लाइसेंसेस, ठीक है। फिर कह रहे हैं बट द पावर टू ग्रांट द पावर ग्रांटिंग रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ऐसा है? नहीं, माइनर मिनरल के रिगार्ड में जो कुछ भी है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। फिर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली दे हैव दिस पावर, ठीक है। तो यहां पे 1 और 3 इज द राइट वन। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा फाइनेंस आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रुकफील्ड इंडिया, मान लो एक कंपनी है ये, इन्होंने अपना रीट इशू किया है और उससे रेस किया है 3500 करोड़। अब जो इन्होंने इशू किया है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इन्होंने इशू किया था, अब मैं आपको समझाता हूँ इशू का मतलब क्या है। अब आप इसको लेमन भाषा में सुनो, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की डिटेलिंग नहीं करनी, आपको रीट नहीं खरीदना, आपको समझना क्या है। तो मान लो ब्रुकफील्ड एक कंपनी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको जरूरत थी आपका, मान लो एक फॉर अ मूवमेंट बता दें 3500 करोड़ की इनको जरूरत थी। अब 3500 करोड़ की जरूरत थी तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, हम जो है एक रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, या ऐसे समझ लो कि हम लोग एक रियल एस्टेट प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत है 3500 करोड़ रुपए की। तो ये लोग डिमांड करेंगे और लोगों से कहा कि भैया आप आकर के हमें अपना इतना अमाउंट दे दीजिए, और जब डेवलपमेंट हो जाएगा रियल एस्टेट में प्रॉपर तरीके से, जैसा जो हमने कहा है घर, अब रियल एस्टेट में क्या होता है आपको पता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो इनका कहने का मतलब है जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो प्रीमियम होगा वो आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ब्रुकफील्ड इंडिया ने ये रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है इसको। तो ये बेसिकली क्या, ये इंस्ट्रूमेंट व्हीकल है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, ये क्या है, ये इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट का एक तरीका होता है। मतलब जो रियल एस्टेट होते हैं सेक्टर, उनको अगर पैसे की जरूरत हो रही है तो रीट के थ्रू पैसे को रेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं, आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है इसकी, बस आप समझिए रीट का मतलब क्या होता है। अब जब रीट है तो इनवीट भी होगा। इनवीट मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। व्हाट डज दिस मीन? इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई एक कंपनी है वो इनवीट को इश्यू करी, दैट मीन्स जो पैसा रेस किया जाएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जैसे रोड, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब बनाई जाएंगी, और बनने के बाद जो कुछ भी फायदा होगा उससे उसका एक सर्टेन इंटरेस्ट या फिर सर्टेन प्रीमियम दिया जाएगा। तो आप सोच के देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा? एब्सोल्युटली लगेगा। और यूपीएससी ने 23 में यही लिख दिया कि भैया जो रीट और इनवीट का आपका इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। तो यहां पे गलत हो जाएगा, और ये चीज मैंने कल भी आपको समझाई थी, आज फिर से बता रहा हूं, यूपीएससी का तरीका होता है। अगर इकोनॉमिक्स में कहीं भी लिखा है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, आप थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा कि वहां पे ये चीज गलत होगी, क्योंकि जनरली जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होंगी चीजें वो आपको पता होंगी। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी यूपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स करके। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाए हुए हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो आप अपने दिमाग में इस चीज को रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, यहां पे आपको की पॉइंट, इतना बड़ा आर्टिकल लेकिन सिर्फ एक स्पीशीज के ऊपर है, वो क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये इंडिया की रेयरेस्ट
आप कह सकते हो, एक फीजेंट स्पीशीज समझ लो, स्टेट बर्ड कह सकते हो हिमाचल प्रदेश की। अब ये क्या है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर में है, इसका हैबिटेट बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, बहुत ही बिखरा हुआ है। अब IUCN ने कहा है कि भैया इनके केवल 3000 से इतने ही मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं। अब ये जब है तो इससे ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हिमाचल का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पे इसकी साइटनिंग बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, किसका, ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन आपको दिख रही है बर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की चीज़ें। जो गवर्नमेंट है वो री इंट्रोडक्शन अटेम्प्ट्स लाने की कोशिश कर रही है, वो रिलीज कर रही है वाइल्ड में किस चीज़ को, इस बर्ड को, ताकि देखा जा सके क्या ये सर्वाइव कर पा रही है बर्ड अच्छे से या फिर नहीं कर पा रही है। तो अगर 2023 का देखा जाए तो उन्होंने कई बार इस चीज़ को कोशिश की, लेकिन प्रॉपर जब बजट कॉन्स्टेंट हो गया, जब पैसा नहीं मिल पाया, तो इस चीज़ की वजह से प्रॉपर रिसर्च ड्रिवन प्रोटोकॉल्स भी फॉलो नहीं हो पाए। और ऑफिशियल से कहना है कि भैया हमें अगर ये चीज़ करनी है, अगर हमें इनका कंजर्वेशन करना है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स लानी पड़ेगी, नहीं तो इनका जो एंडेंजर्ड हो रखे हैं इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हैबिटेट बताऊँ तो ये कहाँ पे है, ये वेस्टर्न हिमालयाज के रीजन में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब जहाँ पे पाए जाते हैं। ये टेम्परेट ब्रॉड लीफ मिक्स्ड फॉरेस्ट और जो आपका डेंस होते हैं अंडरग्रोथ, वहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मेन चीज़ बताऊँ, ये 2400 से 3600 मीटर अबव सी लेवल पाए जाते हैं। इनको मॉइस्ट कूल फॉरेस्ट, जहाँ पर्टिकुलरली रोडोडेंड्रॉन्स, ओक, मैपल, स्प्रूस, फिर बैम्बू थिकेट्स, इन सब जगहों पे ये डोमिनेट होते हैं। मतलब जहाँ पे ये डोमिनेट होंगे ट्रीज, वहाँ पे आपको आपका वेस्टर्न ट्रैगोपैन देखने को मिलेगा। अब ये मैंने हैबिटेट क्यों बताया, क्योंकि यूपीएससी अक्सर ये सारे पॉइंट्स डाल करके क्वेश्चन को पुटअप करती है, और आपको अगर वो चीज़ नहीं पता होती आप अक्सर गलती कर देते हो। आप नोटिस करिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्टर्न ट्रैगोपैन, इट इज फाउंड ओनली इन हिमाचल प्रदेश। ऐसा है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही गलतियां करती है। क्या केवल वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है? नहीं, ये आपका बाकी जगह पे भी पाया जाता है। ठीक है, और कह रहे हैं एंडेमिक इन इंडिया, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। फिर कह रहे हैं इट प्रेफर्स टेम्परेट ब्रॉड लीफ, क्या सही है? यस। द स्पीशीज एग्जिबिट एल्टीट्यूडल माइग्रेशन बिटवीन सीजन, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। सो 2 and 3 इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।